नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है महिला और बाल कल्याण संबंधी संकेतकों का आकलन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नागेश बाबूराव अष्टकर पाटिल ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा है कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में महिलाओं और बच्चों के समक्ष आ रही चुनौतियों, विशेषकर बच्चों और किशोरियों में कुपोषण, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों की सीमित उपलब्धता, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृ स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी सहायता की अपर्याप्त पहुंच और ग्रामीण ब्लॉकों में बालिकाओं में बाल विवाह और स्कूल छोड़ने के बढ़ते मामलों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार का समेकित बाल विकास सेवा पोषण अभियान और अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत सेवा प्रदायगी में कमियों की पहचान करने के लिए उक्त जिले में महिला एवं बाल कल्याण संकेतकों का व्यापक मूल्यांकन करने का विचार है। इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, पोषण संबंधी सेवाओं में सुधार करने, महिलाओं और बच्चों के लिए आउटरीच कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना के मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शामिल किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं चयन की व्यापक योजना है, जिसमें किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करना और सेवाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। ये मिशन महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय जिलों सहित देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं: देश में मानव पूंजी विकास में योगदान करना, कुपोषण की चुनौतियों को दूर करना, स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान पान की आदतों को बढ़ावा देना, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले और अन्य जनजातीय जिलों में बच्चों में कुपोषण की स्थिति और आंगनबाड़ी सेवाओं से संबंधित अन्य जानकारी के लिए www.portiontracker.in/statistics पर उपलब्ध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाहों को रोकने और उन पर अंकुश लगाने और बाल विवाह कराने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिनियमित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद से देश में बाल विवाह के मामले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के 47% से घटकर NFHS 5 में 23.3% हो गए, जो लगभग आधा है। इससे पता चलता है कि देश में बाल विवाह की रोकथाम में इस कानून का एक मजबूत प्रभाव है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यापक मिशन शक्ति योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक क्रियान्वित करता है, जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक प्रमुख क्षेत्र है। मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इस संबंध में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित और हितधारकों के साथ परामर्श करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपनी राज्यों और जिला शाखाओं के साथ मिलकर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सांविधिक अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु अपने पदाधिकारियों को एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इसका एक समर्पित हेल्पलाइन 151000 भी है, जो महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के निर्दिष्ट वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है।
केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 1098 शॉर्ट कोड वाली चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू की, जो संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24x7 और 365 दिन टोल फ्री आपातकालीन टेलीफोन सेवा है। इसके अलावा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में प्रवासन, परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चों पर घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों का खराब स्वास्थ्य इत्यादि शामिल हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना 2018-19 से प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी पहलुओं को कवर करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विधिक पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। इस योजना में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने और उन्हें मजबूत करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, निःशुल्क पोशाक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाना। लाभान्वित नहीं हो पाई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और DIET BRC CRC का सुदृढ़ीकरण, ICT और डिजिटल समाधान का प्रावधान। सरकार ने ड्रॉप आउट और अन्य शिक्षा संकेतकों की निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र और स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री ID के कार्यान्वयन जैसी पहल की। इसके अतिरिक्त स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु अनुरूप प्रवेश और आवासीय और गैर आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए सत्र आधारित छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और परिवहन अनुरक्षणित सुविधाओं का प्रावधान भी उपलब्ध है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह से संबंधित 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को NIOS SIOS के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 2000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या और स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ बच्चों को स्कूल वापस लाने अभियान में भाग लें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक बड़े पैमाने पर बहुचरणीय सर्वेक्षण है, जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने पर किया जाता है। ये प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की पद्धतियां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, रक्ताल्पता, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992 से 93 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों ने पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार दिखाया है। NFHS 1 से NFHS 5 तक इन संकेतकों का विवरण इस प्रकार है। विश्व बैंक ने 2021 में 11 प्राथमिकता वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, जहाँ एनीमिया और थिगनेपन की दर ज्यादा है, में एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाओं की प्रदायगी का आकलन करना, ये देखना था कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी ज्ञान में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और आहार संबंधी पद्धतियों को अपनाया है। निष्कर्षों से पता चलता है कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर काम करना, समुदाय आधारित कार्यक्रमों में उपस्थिति, बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थी। इस सर्वेक्षण में ये भी पता चला कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे और 81% महिलाओं ने पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराया। नीति आयोग द्वारा 2020 और 2025 में पोषण अभियान का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया और पाया गया कि देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक है। मिशन पोषण 2.0 के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और निर्बाध पोषण प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर विभिन्न पहल की गई, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न पहल की है, जिन्हें हिंगोली और महाराष्ट्र के अन्य जिलों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों 6 महीने से 6 वर्ष, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है, ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी आधारित थे और संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार्य फोलेट, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 का प्रावधान है। सूक्ष्म पोषण तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने के लिए राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की रोकथाम और उपचार और इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। मंत्रालय ने 12 सितंबर 2022 को एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 नियम 2022 जारी किए, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माता के लिए बच्चे को जन्म के 6 महीने के बाद तक और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट हितधारी को विनियमित कर रहा है। बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास के लिए 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है, जिसमें इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी, LED स्क्रीन, वाटर प्यूरिफायर, RO मशीन और स्मार्ट लर्निंग साधनों की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 14,475 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई। सरकार ने प्रत्येक लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को एक पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत करने का नीतिगत निर्णय लिया है, जिसमें एक कार्यकर्ती और एक सहायिका की नियुक्ति की जाएगी, ताकि मिशन पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा सहित विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिल सके। अब तक 23 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 1,16,852 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में से 21 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 1,11,363 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मंजूरी जारी की जा चुकी है। पोषण ट्रैकर एक ICT साधन है जो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और लाभार्थियों के निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कार्यान्वित किया गया है।
पोषण ट्रैकर के तहत बच्चों में ठिगरेपन, दुबलेपन और अल्प वजन की व्यापकता की सक्रिय पहचान के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी सेवाओं अर्थात आंगनबाड़ी केंद्रों का खुलना और बंद होना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ECCE गतिविधियां, पका हुआ गर्म भोजन, HCM घर ले जाने के लिए राशन, THR कच्चा राशन नहीं, विकास माप आदि के लिए लगभग तत्समय आंकड़ों के संग्रह की सुविधा मिली है। इस ऐप में प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं संबंधित परामर्श वीडियो भी उपलब्ध है, जिसमें जन्म की तैयारी, प्रसवोत्तर देखरेख, स्तनपान और पूरक आहार संबंधी संदेशों के प्रसार में मदद मिलती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए प्रधानमंत्री जनमत मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। अब तक देश भर में प्रधानमंत्री जनमत योजना के तहत कुल 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री जनमत योजना के तहत 178 आंगनबाड़ी केंद्रों के निमनी को मंजूरी दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नयन अभियान आरंभ किया, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक जनजातीय गांवों में जनजातीय परिवारों की संपूर्ण कवरेज द्वारा जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत मंत्रालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के एक व्यापक मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहा है, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों, जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक और पर्यवेक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है और मास्टर प्रशिक्षक आगे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण देते हैं। दिनांक 30 नवंबर 2025 तक देश भर में 8,95,814 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। महाराष्ट्र राज्य में इस पहल के तहत कुल 88,652 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर महीने में 2 बार आयोजित होने वाले समुदाय आधारित कार्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव को सुदृढ़ करते हैं और बेहतर पोषण पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उत्सव बनाते हैं और पूरक आहार, आहार विविधता, एनीमिया, WASH और जन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। वर्ष 2018 से अब तक 8.82 करोड़ CBE आयोजित किए जा चुके हैं। पोषण माह सितंबर और पोषण पखवाड़ा मार्च अप्रैल के माध्यम से जन आंदोलनों ने वर्ष 2018 से अब तक 150 करोड़ से ज्यादा गतिविधियों के जरिए व्यापक पोषण जागरूकता फैलाई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया 8वां राष्ट्रीय पोषण माह मोटापा, ECCE, IYCF, पुरुषों की भागीदारी, वोकल फॉर लोकल फूड्स और डिजिटल तालमेल जैसे विषयों पर केंद्रित था। अकेले संस्करण में 18 से ज्यादा मंत्रालयों की साझेदारी से सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 14.33 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पोषण सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस मनाता है। ये एक सामुदायिक मंच है जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणालियों को जोड़ता है और समन्वित कार्यों को सुगम बनाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, प्रारंभिक व बाल्यावस्था विकास, पोषण और स्वच्छता सेवाओं को घर घर पहुंचाना और बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PM-EBHIM के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने। अपने सवाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत देश में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने उक्त मिशन के तहत देश भर के ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, पेशेवरों, उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की मथुरा जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों, किए गए व्यय और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है? क्या केंद्र सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए
उक्त मिशन के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का आवंटन बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिनकी योजना अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए है। PMABHIM के तहत उपाय सभी स्तरों, प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तर पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारियों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय सक्षम हो सके। योजना के CSS घटकों के तहत विभिन्न 5 कार्यकलाप हैं, जिनमें योजना अवधि 2021-26 के दौरान राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में 17,788 भवन रहित उप केंद्रों का निर्माण, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसमें झुग्गी झोपड़ियां और झुग्गी झोपड़ियों जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 3,382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करना, देश में 730 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, जिसमें प्रत्येक जिले में एक ऐसी प्रयोगशाला होगी जो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करेगी। PMABHIM राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक मानव संसाधनों को नियोजित करने और वेतन, उपभोग सामग्रियों, निदान और उपकरण रखरखाव जैसी आवर्ती लागतों को पूरा करने में सक्षम बनाना, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों को व्यापक सहायता प्रदान करता है। ये गहन परिचर्या, अवसंरचना, ऑक्सीजन प्रणाली, निदान और प्रयोगशाला उपकरणों के माध्यम से सुविधा केंद्रों को मजबूत करता है। बेहतर निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए IT अवसंरचना और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाया जाता है। ये उपाय ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ, उपकरण और डिजिटल क्षमता हो, ताकि वे व्यापक और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। परिचालन संबंधी दिशा निर्देश निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखे जा सकते हैं। PMABHIM के CSS घटक के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक योजना अवधि के दौरान 1,670 भवन रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, 674 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 515 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, 75 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 74 क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 5,084 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। मथुरा जिले में 19 भवन रहित SHC AAM, 3 शहरी AAM, 8 BPHU, 1 IPHL का कार्य पूरा हो चुका है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भूमि सुधारों का डिजिटल अभिलेखों के साथ एकीकरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजस्व शब्दावली की एकीकृत शब्दावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यनीति बनाई है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भूमि सुधारों को डिजिटल अभिलेखों और राजस्व न्यायालयों के साथ एकीकृत करने के लिए इन डिजिटल सुधारों का समर्थन करने हेतु कोई विधायी संशोधन निर्धारित किए गए हैं। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। देश भर में नागरिकों के लिए भूमि अभिलेखों की सुलभता में सुधार के लिए भूमि अभिलेखों का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में लिप्यंतरण और अनुवाद पूरा करने की समय सीमा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भूमि संसाधन विभाग ने अलग अलग राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भू राजस्व रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण से संबंधित प्रयोग में लाई जा रही अलग अलग शब्दावलियों को देश भर में आम नागरिकों के
समझ योग्य और पहुंच योग्य बनाने की एक पहल के रूप में राजस्व शब्दावलियों का एक कोष तैयार किया है। शब्दकोश तैयार करने के लिए केंद्रीय सरकार के स्तर पर किसी विधायी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। भूमि संसाधन विभाग संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित सभी 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भूमि अभिलेखों के ट्रांसलेशन के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में 17 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रणाली को ट्रांसलिटरेशन सॉफ्टवेयर समर्थित बनाया है। चूँकि भूमि राज्य का विषय है, भूमि अभिलेखों के ट्रांसलिटरेशन को अपनाना और उसे लागू कराना राज्य संघ राज्य क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है। पारंपरिक वस्त्रों के लिए PLI योजना में MSME की भागीदारी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पारंपरिक वस्त्रों के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मिलिंद मुरली देवरा ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा है कि पारंपरिक वस्त्रों के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण और भागीदारी की वर्तमान स्थिति क्या है। वस्त्र क्लस्टरों में MSME की सहभागिता और कौशल विकास में सुधार के लिए क्या पहल की गई। योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक प्राप्त निर्यात परिणामों और मूल्य संवर्धन के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक वस्त्र संवर्धन को और मजबूत करने की योजना क्या है। इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में अपैरल, MMF, फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में वस्त्रों के लिए PLI योजना शुरू की गई। अब तक PLI योजना के तहत कुल 91 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 36 MSME शामिल हैं। 30/9/25 तक PLI योजना के तहत कंपनियों ने 733 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया है और 7,290 करोड़ रुपए का कुल लेन देन किया है। इसके अलावा MSME की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने योजना में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत नए आवेदकों के लिए निवेश की जरूरत को 300 करोड़ रुपए से घटाकर 150 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। न्यूनतम वृद्धात्मक लेन देन मानकों को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ स्कीम लागू कर रहा है, जिसके तहत 1/12/25 तक 5.35 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 4.20 लाख को रोजगार मिल चुका है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।